दोस्तों नमस्कार। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन इंडिया में है और भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील फ्रांस के साथ कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कब तेल अवीव पहुंचे और उसके बाद वहां पर एक डिफेंस डील हो जो भारत और इजराइल के रिश्तों को मजबूत करे और सबसे बड़ी डिफेंस डील के तौर पर इजराइल के साथ भारत की भी पहचान जुड़ जाए। रशिया के साथ भारत डिफेंस डील को मुहर लगा चुका है। यह दरअसल S-400 जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर मुहर लगाई गई है। अमेरिका ने अपने ट्रेड डील में जिक्र कर दिया है कि अगले 10 वर्षों में भारत धीरे धीरे दुनिया के जिन भी देशों के साथ डिफेंस डील करता है उन सब को छोड़कर वह उसके दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। भारत ने उस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो आने वाले वक्त में अमेरिकी हथियारों के साथ भारत के रिश्ते कैसे मजबूत होंगे यह भी दुनिया को देखना है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच ठीक 10 बरस पहले या कहें 10-10.5 बरस पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया के कार्यक्रम में खुले तौर पर कहा था, भारत की पहचान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़े डिफेंस डील करने को लेकर है और भारत नंबर 1 पर है। और 11 बरस पहले वो कह रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि भारत नंबर 1 पर रहे। उस वक्त और उसके बाद लगातार उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया। दुनिया में किसी भी देश के साथ अगर कोई डिफेंस डील होती है तो उस देश को अपनी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भारत के साथ करना होगा। यह भी कहा गया कि उसका प्रोडक्शन भारत में होगा और यह भी कहा गया कि इसके जरिए भारत के भीतर जो डिफेंस की कंपनियां हैं जिसमें खास तौर से जिक्र उन्होंने HAL का किया था उसको कैसे मजबूती मिलेगी और कितनी मजबूती मिलेगी, यह सब बातें बीते 10 वर्षों से होती रही। और 10 बरस पहले एरो इंडिया के कार्यक्रम में जब इस बात का जिक्र हो रहा था तो उस वक्त कमोवेश हर किसी को लगा भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर भी मैसेज यही गया कि पहली बार भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी चिंतित है कि भारत जो दुनिया के बाजार से हथियारों को खरीदता है उससे भारत को क्या लाभ होता है या भारत को क्या लाभ हो जाना चाहिए, अब इस दिशा में सोचने का वक्त आ गया। लेकिन जो कहा गया उसके 11 बरस बाद अगर भारत अपने इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील फ्रांस के साथ करने जा रहा है तो फिर 2015 में कहे गए प्रधानमंत्री के उस भाषण को तो एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। India is a major business opportunity. We have the reputation as the largest importer of defense equipment in the world. That may be music to the ears of some of you here, but this is one area where we would not like to be number one. तो 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं 2026 में भारत एक बार फिर से नंबर 1 की पोजीशन पा चुका है। फ्रांस के साथ डील और अब इजराइल के साथ जो डील होनी है अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो यह तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए का डील है। यानी फ्रांस के साथ तकरीबन $40 बिलियन और इजराइल के साथ तकरीबन $8.67 बिलियन की यह डील होनी है। यानी भारत नंबर 1। तो 11 साल पहले क्या सरकार जो कह रही थी वह उस लकीर पर चल नहीं पाई? दुनिया के तमाम देशों से हम हथियार खरीदते रहे लेकिन टेक्नोलॉजी कोई नहीं आई। हमारे देश के भीतर कोई प्रोडक्शन करने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि वादा एक बार फिर से राफेल को लेकर किया गया है। यह वैसा ही वादा है जो इससे पहले
जो शुरुआती दौर में राफेल को लेकर डील हुई थी, उस संदर्भ में हमारी टीम ने बतलाया कि दरअसल उसको लेकर अनिल अंबानी की कंपनी उस वक्त थी, जो कि फ्रांस के साथ डील में वहां की जो कंपनी थी उसके साथ मिलकर जिस बात का जिक्र था कि फाइटर जेट भारत में बनेंगे और फ्रांस की कंपनी दसा एविएशन के साथ कैसे जुड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नागपुर के इलाके में एमआईडीसी के क्षेत्र में एक कंपनी तो खड़ी हो गई, लेकिन वहां इस तरीके का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हुआ जिससे कहें कि राफेल यहां बन रहा है। और वो डील 2016 की थी, यानी 2015 में प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2016 में राफेल की डील होती है। और उसके बाद हमें लगता है एक तस्वीर देख लीजिए, ये नागपुर के एमआईडीसी की उसी कंपनी की तस्वीर है जो अनिल अंबानी ने बनाई थी। और उस वक्त भारत की एक कंपनी को सामने रखना था जिसके साथ दसा एविएशन का जुड़ाव हो और वो प्रोडक्शन करे। लेकिन देख लीजिए जरा इस कंपनी की तस्वीर। अच्छा ही ये देख लिया आपने, क्योंकि इस वक्त भी डील को लेकर कहा जा रहा है कि 114 में से 96 फाइटर विमान भारत में ही बनाए जाएंगे और सिर्फ 18 जेट उड़ान के लिए तैयार हालत, जिसको फ्लाई अवे कंडीशन कहते हैं, सीधे फ्रांस से मिलेंगे। बाकी विमानों का प्रोडक्शन भारत में होगा। उसमें तकरीबन 60% तक स्वदेशी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और राफेल जेट का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा। दसा एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन करेगी, जैसे पहले कर रही थी। और हाल में दसा ने अपने ज्वाइंट वेंचर दसा रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में हिस्सेदारी 49 से बढ़ाकर 51% कर दी। यानी इस साझेदारी में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। तमाम बातों का जिक्र है, लेकिन हमें लगता है कि इससे पहले की परिस्थिति और मौजूदा परिस्थिति के बीच में एक अनूठा सच और भी है। इसको परखने की इसलिए जरूरत है कि जब आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का जिक्र हो रहा था तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत ने इस दौर में प्रगति बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल की है। और जब हम जिक्र फाइटर विमानों का कर रहे थे तो एक क्षण के लिए आपके जहन में अब सवाल होगा, इस दौर में भारत कहां से कहां पहुंच गया। क्योंकि खुद सरकार ने जानकारी दी कि उस वक्त, यानी जब हम सत्ता में आए थे 2014 में, तो 46,429 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन भारत का था, जो आज की तारीख में बढ़कर 1,57,000 करोड़ हो चुका है। और 2014 में सिर्फ 1,000 करोड़ का प्रोडक्ट ही हम दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करते थे, जो आज बढ़ते बढ़ते 23,000 करोड़ हो चुका है। जाहिर है बड़ी जबरदस्त रफ्तार के साथ भागे बढ़ा है। लेकिन जिक्र हो रहा है विमानों का, जिक्र हो रहा है हेलीकॉप्टर्स का, जिक्र हो रहा है डिफेंस प्रोसेस का, जिसके जरिए पहचान होती है कि युद्ध के समय भारत अपने ही हथियारों के आधार पर लड़ाई लड़ सकता है या नहीं, और दुनिया के बाजार से हथियार चाहिए। दुनिया के बाजार से हथियार भारत को चाहिए, यह फ्रांस भी जानता है, यह इजराइल भी जानता है, और अब यह अमेरिका भी जानता है। और इसीलिए डील के पूरी भीतर डिफेंस डील का जिक्र किया गया। तो यहां पर सवाल है, जब हम 1,000 करोड़ के एक्सपोर्ट से बढ़ते बढ़ते 23,000 करोड़ के एक्सपोर्ट तक पहुंच गए, तो हम दुनिया को बेचते क्या हैं? दरअसल हम दुनिया को बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं, पेट्रोल बोट्स देते हैं, हेलीकॉप्टर देते हैं, रडार देते हैं, लाइट वेट टॉर्पीडोज देते हैं। तेजस अभी उस रूप में तैयार नहीं हुआ है, हां उसके लिए काम चल रहा है। कुछ एम्युनिशंस भी देते हैं, कुछ छिटपुट हथियारों का जिक्र भी है। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी और जिस आत्मनिर्भरता का जिक्र होना चाहिए था, वह इस दौर में गायब है। और इसके अगली कड़ी यह है, इस दौर में जब डीआरडीओ भी, यानी डीआरडीओ जब वर्क करना शुरू करता है तो वो कहता है कि कौन कौन सी कंपनी होगी, तो उसमें अब लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाटा जी, इनके आगे
अडानी डिफेंस का नाम अब आ चुका है, यानी वह डिफेंस के क्षेत्र में आ चुका है और सरकार द्वारा तमाम प्रोडक्शन को लेकर किसी भी लेवल पर कुछ हो, वह अडानी डिफेंस के हिस्से में जाएगी। यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी कंपनी HAL है, वह दरअसल DRDO की लिस्ट से इस दौर में गायब हो चुकी है। और यह वाकई बड़ा सवाल होने लगा है, क्या इस तरीके से भारत की जो सरकारी कंपनियां थी, वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, भारत डायनेमिक्स हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मझगांव डॉक शिपयार्ड हो, कोचिन शिपयार्ड हो, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड हो, BEM, यानी तमाम कंपनियां जो थी उससे हटकर अब प्राइवेट सेक्टर में चीजें जिस रफ्तार के साथ जा रही है, उसका एक आंकड़ा हमारी टीम ने जो पता लगाया, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के भीतर लगभग 80 से ज्यादा ऐसी प्राइवेट कंपनियां खड़ी हो गई जिनके साथ अब सरकार उनको लाइसेंस दे रही है कि हां, अब आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरा एक सवाल आता है, और यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत के भीतर की इकोनॉमी जितनी मजबूत है और भारत की इकोनॉमी के पीछे जो टैक्स पेयर का पैसा है, उस टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कैसे सरकार किस रूप में करती है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार उन प्राइवेट सेक्टर्स को अपने सरकारी सेक्टर यानी सार्वजनिक उपक्रमों को दरकिनार करके क्या इस तर्ज पर आगे बढ़ रही है। और वह एक खास तौर से कॉर्पोरेटाइजेशन है जिसका लाभ खुले तौर पर अब डिफेंस इंडस्ट्री के नाम पर उन कॉर्पोरेट्स को मिलेगा जो कॉर्पोरेट्स नए नवेले डिफेंस के सेक्टर में आए हैं। इसका हिंट आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हल्के से दिया। However, with a number of reforms like corporatization of ordnance factories, liberalized investment schemes, establishment of the defense industrial corridors, and many such steps, today the share of private sector in total defense production stands at almost a quarter of all defense production in the country. दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में कितनी प्रगति कर रहा है। हालांकि एक सच पहले जान लीजिए, इस देश के भीतर डिफेंस क्षेत्र में जो भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड होता है या जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग डीप टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, एक लिहाज से यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। भारत उस क्षेत्र में कितना काम कर रहा है, उसके लिए कुल बजट 500 करोड़ रुपए है। यानी अभी हमने आपसे जिक्र किया, सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में सिर्फ फ्रांस और इजराइल के साथ 4.5 लाख करोड़ का डिफेंस डील हो गया या हो जाएगा। और दूसरी तरफ भारत की अपनी रिसर्च विंग तमाम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर 500 करोड़ का एक बजट रखे हुए है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जिक्र बजट में किया गया है। और बजट में करने के बाद उस पर लगभग 8,600 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। यह डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहा है। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक दूसरा सच यह भी है कि इस देश के भीतर 462 कंपनियों को 788 इंडस्ट्रियल लाइसेंस बांटे गए हैं। आप ड्रोन के क्षेत्र में हैं, आप किसी भी कलपुर्जे को लेकर क्षेत्र में हैं, आप टारपीडो को क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स ही बनाना चाहते हैं, बनाइए। और जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा है, उसकी रफ्तार भारत के अपने डिफेंस प्रोडक्शन में जो भारत की सरकारी कंपनियां थी उसके मुकाबले कई हजार गुना ज्यादा रफ्तार से वो चल रहा है। क्योंकि इस वक्त इस देश के भीतर प्राइवेट सेक्टर ने लगभग 25 से 30% हिस्सा घेर लिया है। जो प्रोडक्शन सामने आता है वो आने वाले वक्त में किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा। हालांकि सरकार का जो टारगेट है वो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 2029 तक यानी अगले चुनाव तक
सरकार खुद कह रही है कि देखिए डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर हम मैक्सिमम पहुंचेंगे तो 3 लाख करोड़ तक का प्रोडक्शन कर पाएंगे, जो आज की तारीख में लगभग 1.5 लाख करोड़ हो चुका है। तो डबल हो जाएगा। इस डबल के दायरे में हमारे पास अभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम उस दिशा में नहीं गए हैं जहां फाइटर विमान इस तरीके से बना पाए जो दुनिया के बाजार में जिसको हम सेल कर पाए या फिर दुनिया के बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। और अमेरिका जिस डिफेंस डील का जिक्र कर रहा है उसमें वही युद्धक विमान है, वही डिफेंस सिक्योरिटी का सिस्टम है जो S-400 का हो या राफेल का हो और उसके आगे की नई टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिकी विमान हो। दूसरा सवाल यहीं से असल में खड़ा होता है जिसका जिक्र हमने इस दौर में कर दिया था कि दरअसल भारत के अपने बजट का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस देश के टैक्स पेयर के पैसे के साथ जुड़ा है। और जब टैक्स पेयर के पैसे के साथ जुड़ा है और इस बार भारत का जो पूरा डिफेंस बजट है वो सबसे बड़ा है, 7.85 लाख करोड़ यानी 7,85,000 करोड़ का भारत का डिफेंस बजट है। अब जानना चाहेंगे कि इस देश के भीतर आपकी जेब से सरकार के पास कितना पैसा जाता है, क्योंकि कुल बजट जो है इस देश का लगभग 53 लाख करोड़ का है। उसमें डिफेंस बजट का हिस्सा हो गया 7.85 लाख करोड़। लेकिन जनता की जेब से कितना पैसा जा रहा है, और भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर पा रहा है, अपने यहां स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एमएसएमईज को लेकर कह तो रहा है कि बड़ी तादाद में जुड़े हैं, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि एमएसएमई जो डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए थे उनको अब सीधे तौर पर वो प्राइवेट कंपनियां जो डिफेंस के क्षेत्र में कदम रख चुकी है, उसमें देश के 2 टॉप मोस्ट अंबानीज और अडानीज दोनों डिफेंस के क्षेत्र में आ चुके हैं। तो अब वो उनको हायर कर रही है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे लिए काम कीजिए और हम आपको उसके एवज में इतना दे देंगे। अब आप चीजों को डेवलप करना शुरू कीजिए और जो जो लाइसेंस हमें मिला है वो लाइसेंस हमें ही मिल सकता है, वो आपको तो मिलेगा नहीं। यानी यह एक बिजनेस का एक नया रूप डिफेंस के सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर के जरिए एक नई एंट्री है। शायद इसीलिए आज सबसे ज्यादा खुश फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन थे, क्योंकि उनके अपने राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी डिफेंस डील वो भारत के साथ कर रहे हैं। जाहिर है फ्रांस के राष्ट्रपति खुश क्यों नहीं होंगे। उनके देश को सबसे बड़ी डिफेंस डील मिली है, पैसा उनका नहीं भारत का जाएगा और वहां की कंपनियों के साथ सरकार के रिश्ते जो पब्लिक सेक्टर के तौर पर होंगे उसका लाभ वहां की सरकार को मिलेगा। इसीलिए तो मुंबई की सड़कों पर आज वह सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए भी नजर आए, बहुत खुश थे। वो जानते हैं यह यात्रा उनके लिए सबसे सफलतादायक वाली है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से इस वक्त बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल में इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे और जो डील उनके साथ होनी है वो तकरीबन $8.6 बिलियन की डील डिफेंस के क्षेत्र में इजराइल भी भारत के साथ करेगा। लेकिन अब आप खुद पे आ जाइए, इस देश का कुल बजट 53 लाख करोड़ का है और आपको जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए कि भारत के भीतर जो आम लोगों से अलग अलग तरीके से टैक्स लिया जाता है, जो सेस लगाया जाता है, जो सर्विस टैक्स लिया जाता है, अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो आप ही से वो पूरा पैसा लिया जाता है, वो तकरीबन 50 लाख करोड़ का बनता है। जी 50 लाख करोड़। आप कहेंगे कैसे? इसी बजट का हिस्सा हम आपको गिना देते हैं जिससे चीजें और साफ होंगी। जीएसटी 10,19,000 करोड़,
इनकम टैक्स 14,66,000 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स 12,31,000 करोड़, कस्टम 2,71,000 करोड़, बेसिक एक्साइज ड्यूटी 90,000 करोड़, अदर एक्साइज ड्यूटी 2,34,000 करोड़। इन सबको मिलाइएगा तो तकरीबन 43 लाख करोड़ हो जाएगा। और उसके बाद जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लिया जाता है वो 46,000 करोड़ है। उसके अलावे जो सेस लिया जाता है वो 16,000 करोड़ है। और जो यूनियन टेरिटरीज से पैसा टैक्स के तौर पे लिया जाता है वो 10,000 करोड़ है। यानी सेस के तौर पर 63,000 करोड़, यूनियन टेरिटरीज से 10,000 करोड़, और उसके बाद जो डिविडेंड ऑन प्रॉफिट जो पीएसयूज है और जो बैंक है उससे जो पैसा सरकार को मिलता है वो 3,91,000 करोड़ है। जो एनर्जी सर्विस ली जाती है, एनर्जी कंपनियों को देना पड़ता है, वो कंपनियां आप पे टैक्स लगा के वसूल लेती है, वो तकरीबन 20,363 करोड़ है। जो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो कंपनियों से लिया जाता है वो है 38,532 करोड़। जो कम्युनिकेशन सर्विस है वो लिया जाता है 1,17,000 करोड़। बाकी सर्विस से जो पैसा लिया जाता है वो तकरीबन 13,000 करोड़ है। और जो इंटरेस्ट रिसिप्ट है वो 41,000 करोड़ की है। यह जो पूरी सर्विस है ये आम आदमी से नहीं ली जाती है, कंपनियों से ली जाती है, और कंपनी आम आदमी से लेते हैं। तो इन सब को जब आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो ये कुल मिला के आपके पास आएगा 50,52,000 करोड़। यह है इस देश के भीतर की बेसिक हकीकत। और उसी पैसे के आश्रय जो अलग अलग मद में पैसे दिए जाते हैं, जिसमें डिफेंस बजट इस बार सबसे बड़ा है, लेकिन उसका एक दूसरा हिस्सा भी है कि इस देश के भीतर जो सरकार खुद पर पैसा खर्चा करती है वो डिफेंस बजट से भी ज्यादा करती है। आपको जान के हैरत होगी कि जो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, जो सरकारी इमारतें आप देखते हैं ना, वह पिछले साल की तुलना में लगभग 5.5% बढ़ गया है। और सरकारी एस्टैब्लिशमेंट पर ही खर्चा लगभग 8,24,000 करोड़ का है। जो सैलरी बांटी जाती है वो लगभग 3,67,000 करोड़ का है। और इसके अलावे भी कुछ और एस्टैब्लिशमेंट होते हैं जो सरकार के ही हैं, वह भी लगभग 4.5 लाख करोड़ का है। यानी मैसेज क्या आया? मैसेज आया कि सरकार खुद पे जो खर्च कर रही है वो खर्च लगभग 16 लाख करोड़ का है। यह सिर्फ इसलिए बताने की जरूरत पड़ी क्योंकि अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि सरकार अगर अपनी सत्ता की खातिर दुनिया के दूसरे देशों के साथ डील कर रही है और हर डील के साथ वो जिक्र करती है कि 140 करोड़ लोगों के लिए वह सब कुछ कर रही है, जो खास तौर से यूएस के साथ हुई डील को लेकर, वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, वो ऑयल का क्षेत्र हो, वो डिफेंस का क्षेत्र हो, सरकार ने कहा हम जनता का हित ही साध रहे हैं। आप मान लीजिए, अब हित साधे या ना साधे, लेकिन जनता का ही पैसा, जनता के ही संसाधन, उसी का टैक्स पेयर का पैसा और उसी के जरिए पूरे गवर्नेंस के तौर तरीके, जिसमें मैक्सिमम खर्चा खुद पर, अब दूसरे नंबर पर डिफेंस आ गया और इसी प्रक्रिया में चीजें चल रही है। तो यह सवाल इस देश के हर नागरिक को जानना तो चाहिए ही कि यह सरकार 2015 में क्या कह रही थी, 2026 में क्या कह रही है, 2015 में हम कहां पर खड़े थे, 2026 में हम कहां पर खड़े हैं। 2015 में जिन देशों के साथ हमारे संबंध थे और उस वक्त जो सरकार कहती थी वो सरकार बदली नहीं, लेकिन संबंध कैसे बदल गए। यह है न्यू इंटरनल पॉलिटिक्स का वो हिस्सा जिसमें सरकार अपने लिए डील तो नहीं करती है जिससे वो दुनिया को बता पाए कि दरअसल वो कितनी मजबूत है और 140 करोड़ लोगों का ये देश है। बस और सिर्फ 140 करोड़ लोग का जिक्र कमोवेश हर डील में होता है। आज भी हुआ, यूएस की डील के साथ भी हुआ। और अभी तो प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए नहीं हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू ये कहने से चूक नहीं रहे कि देखिए 1.5 बिलियन वाले कंट्री के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमें उनका इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।